नमस्कार मेरे भाई, मैं के हाजिर हूँ आपके सामने मैथमेटिक्स को लेकर और बात करेंगे गणित के बाबत। प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न है मैं उनके लिए आपके आगे पेश हूँ और देखते हैं मेरे मित्र इस सवाल के आंसरों के बारे में और हम चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। हम सवालों का हल भी करेंगे और सवालों के पीछे के जो कॉन्सेप्ट है उसे भी जानने की पूरी कशमकश करेंगे। सवाल देखें कि तीन संख्याओं का एवरेज 7 है। हमने मान लिया कि जी तीन संख्याएं ए बी और सी, अगर इनका एवरेज जो 7 है वो 7 है। आप जानते हैं एवरेज का मतलब होता है प्रत्येक। तो क्या मैं एक पल के लिए कह सकता हूं कि प्रत्येक संख्या 7 है एक पल के लिए? तो इसका मतलब है कि अगर एवरेज 7 है तो तीनों संख्याओं का जो योग होगा वो होगा जी 7 तिया के 21। जने 3 है और एवरेज 7 है तो तीनों का जो टोटल होगा मेरे भाई वो होगा 7 तिया के 21। ए प्लस बी प्लस सी का जो मान होगा वो 21 होगा। अब सवाल कहता है कि पहली दो संख्याओं का एवरेज कितना बता रहा है? 4 बता रहा है। इसका मतलब है ए और बी का जो एवरेज है वो 4 है। तो भारत का बच्चा बता देगा कि अगर दो संख्याएं हैं और एवरेज 4 है तो दोनों संख्याओं का जो टोटल योग होगा भैया वो होगा 4 दूनी के 8। तीन संख्याओं का टोटल 21 हो जाएगा और दो संख्याओं का टोटल 8 हो जाएगा। तो हम आराम से कह सकते हैं कि जो सी का मान होगा वो 21 माइनस 8 होगा, 13 और 8। 13 इस सवाल का आंसर होगा। चंचल की जो वैल्यू है मेरे भाई उसका आंसर है जी 13। क्लियर है? आप कहेंगे जी बात में बिल्कुल दम है। चंचल का जो मान होगा मित्र वो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। किसी को कोई डाउट? आप कहेंगे जी यहां तो कोई डाउट का प्रश्न ही नहीं बनता। खैर बात, आगे का सवाल देखते हैं। राम और मोहन ओके है। देखो ये रेशो का सवाल है। बेसिकली देखा जाए तो अनुपात समानुपात में तमाम सवाल हमने ऐसे पढ़े हैं। एप्लीकेशन पे मैंने खूब भर भर के सवाल कराए हैं। 4:7 है। क्लियर है? और मोहन और सोहन, ठीक है भैया, मोहन और सोहन के धन का जो अनुपात है वो 2:5 है। और हमसे पूछा जाता है इन प्रश्नों में कि बताइए व्हाट इज द रेशो बिटवीन राम, मोहन और सोहन। राम, मोहन और सोहन के बीच रेशो पूछा जाता है मित्र, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसके कई मेथड मार्केट में हैं। 2 से 3 मेथड तो तुम्हें मैंने ही सिखाए हैं जो कि मार्केट से हट के हैं, तो हम उन्हीं मेथडों से काम करेंगे। एक मेथड में तो मैं सिखाया करता था, पहली वाली बेवफा, और उसके जरिए से हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले 2 का गुणा 4 से करेंगे 8 आएगा। अब ये धोखा दे देगी तो फिर 2 का गुणा 7 से करेंगे 14 आ जाएगा। और अब ये भी धोखा दे देगी तो 5 का गुणा 7 से करेंगे जी 5 7 के 35 आ जाएगा। तो ए बी और सी का जो रेशो आ जाएगा वो 8, 14 और 35 आएगा। आप कहेंगे जी बात में दम है। ऑप्शन नंबर B4 बालोतरा इज द राइट आंसर। अब देखो 64 का कितने प्रतिशत 8 है? हमेशा मैं कहता था कि माँ जो होती है वो हमेशा नीचे आती है। और माँ की पहचान कैसे होती है मेरे भाई? जिसके पीछे से लगी हो या जिसके पीछे का लगा हो। तो इस सवाल में देखें 8 तो संख्या हो जाएगी और माँ जो होगी, जो मूल संख्या है वो 64 होगी। और प्रतिशत लगाने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे। आप कहेंगे जी बात में दम है। 8 से काटेंगे, ये 8 बार कटेगा और 100 में जब हम 8 से भाग लगाते हैं तो मुझे डायरेक्ट याद है 12.5 आता है। 1/8 की वैल्यू मैंने लिखाई हुई है। 1/8 का जो मान होता है वो 12.5% होता है। ऑप्शन नंबर वो जो था वो सवाल का ठीक आंसर था। ये ठीक ढंग से लिखा नहीं गया। इसमें जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 7 सही, 7 राइट 1/2। 7 सही 1/2% है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे मित्र तो 7 दूनी के 14 और 14 और 1 15/2% रेट आ जाएगी। देखो इसका जो टाइम पीरियड है बड़ा गंदा सा है। टाइम पीरियड कितना है? आप कहेंगे जी टाइम पीरियड है 2 वर्ष 4 माह। 2 वर्ष 4 माह। 4 माह को हम 4/12 लिख लेंगे क्या? 4 एकम की 4, 4 तिया के 12, 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 7/3 साल आ जाएगा। आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो है P गुणा RT/100। आर जो होती है वो प्रतिशत फॉर्म में ली जाती है और टी जो होती है मित्र वो वर्ष के रूप में ली जाती है। महीने और दिनों को एंट्री नहीं देते हैं। आप मुझसे ज़्यादा ये बात जानते हैं।
हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करनी है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है मेरे भाई P गुणा RT/100। आप कहेंगे जी बात में तो दम है। प्रिंसिपल गिवन है 1600 1600। आर की वैल्यू हम बता करें, आर की जो वैल्यू है मेरे भाई वो कितनी है, 15/2% है। 15/2 प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। आप भी ये भी तो जानते ही हो। आप कहेंगे जी जानते हैं। और जो टाइम पीरियड है मेरे मित्र वो 7/3 है। आप कहेंगे जी बिल्कुल ही ठीक है और बहुत ही बढ़िया। आप कहें तो 2 जीरो से मैं 2 जीरो काटूं, आप कहें तो 3 से 5 बार काटूं, और आप कहें तो 2 से मैं 8 बार काटूं। 8 पंजे के 40 और 40 का गुणा हम किससे करेंगे, 7 से करेंगे। तो 4 सत्ते के 28, 280 सवाल का राइट आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि A4 अलवर इज द राइट आंसर। क्लियर है, क्लियर है। आप कहेंगे जी बिल्कुल क्लियर है, A4 अलवर इज द राइट। ओके है रिपोर्ट। ओके 280 सवाल का राइट आंसर। इसमें खासियत क्या अच्छी थी जी, इसकी खासियत ये बढ़िया थी कि इसमें एक तो आर को तुम्हें सिंप्लीफाई करना था, उससे भी बड़ी बात टाइम के बारे में इसने पूछा है कि क्या तुम महीनों में एंट्री दे दोगे, तो आप कहिए जी ना जी ना, महीनों में नहीं साल में कन्वर्ट करना होगा, इसलिए तो हमने 12 से भाग लगाया। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही बढ़िया। उसने टोटल अंडे कितने खरीदे, 238। तो टूट ही गए। अब जब अंडे टूट जाएंगे तो क्या कभी कोई जीवन में टूटे अंडे खरीद सकता है? रास्ते में अंडे टूट गए तो रास्ते में निकल गया होगा जो भी निकलना होता था। तो जो रिमेनिंग अंडे बचे मित्र, जो शेष बचे वो कितने हैं? आप कहेंगे जी जो शेष बचे हैं वो है जी 200 माइनस के 38। ये फूट गए तो फेंक दिए। 38 और 2 40 और 62 162। बहुत ही बढ़िया। 162 अंडे हैं जो दुकान पे हमने पहुंचा दिए। अगर हम ये रेट देखें तो ये जो रेट है वो प्रति दर्जन की दे रखी है, तो क्या हम इन्हें दर्जन में बदल सकते हैं? तो 162 में हम 12 से भाग लगा देंगे। आप कहेंगे जी 12 से भाग लगा दो। 12 एकम के 12 जी, और 12 एकम 12 4 बची, और 12 × 36 6 बची, और 12 पंजे की 60। तो 13.5 दर्जन आ गए। क्लियर है, दर्जन में कन्वर्ट कर लिए। रिपोर्ट क्लियर है। अब देखो शेष अंडों को उसने 4.8, 4.80 को 4.8 पढ़ो तो भी कोई एलर्जी नहीं, 4.8 रुपए प्रति दर्जन से बेच दिया। मेरे भाई कितने हमारे पास अंडे हैं? 13.5 दर्जन अंडे हैं। तो टोटल जो विक्रय मूल्य होगा, बात समझना मेरी, गजब का सवाल है। टोटल जो विक्रय मूल्य होगा, टोटल सेलिंग प्राइस होगी, वो होगी जी 13.5 गुणा एक दर्जन कितने में बिकते हैं? 4.8 में। तो 13.5 का गुणा करेंगे 4.8 से। कर लोगे क्या? आप कहेंगे जी इस सवाल का आंसर बोलिए। ओ यस, लोग कह भी रहे 66.8। क्लियर है क्या? एक बार करके देख ले। 13.5 गुणा 4.8। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है। इस सवाल का आंसर आ रहा है जी 64.8। 64.8। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जी सेलिंग प्राइस। इस कहानी का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है? 64.8। बेसिकली बात ये थी कि 200 अंडे थे, 38 फेंक दिए गए, 13.5 दर्जन अंडे बचे। इट मीन्स 162 अंडे बचे, और एक दर्जन अंडा हमारा जो बिकता है वो 4.8 का बिकता है। तो 13.5 दर्जन अंडे कितने रुपए में बिके? 64.8 रुपए में बिके। अब सवाल कहता है कि इस सौदे पर 8% का लाभ होता है। कितने प्रतिशत? 8%। विद्यार्थी मैंने आपको बताया है कि 8% का जो मान होता है उसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 2/25 आता है। क्लियर है? और आप तो ये जानते ही हैं रेशो के थ्रू कि इसमें 25 क्रय मूल्य का रोल प्ले करता है, और 25 और 2 27 इसमें विक्रय मूल्य का रोल प्ले करता है। दिस इज द CP एंड दिस इज द SP। नंगा नहीं लिखते तो आपने X लिख लिया। 25X इसमें क्रय मूल्य होगा और विक्रय मूल्य होगा 27X। तो क्या मेरे भाई आप विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के बराबर लिख लोगे? आप कहेंगे जी लिख लो, हमने तो मना किया नहीं। तो मैं कहूंगा 27X का जो मान है वो लिख लीजिए जी, कितने के बराबर आ जाएगा? 64.8 के। बहुत ही बढ़िया। अगर मैं X की वैल्यू पूछूं तो आप क्या देने वाले हो? 64.8 डिवाइडेड बाई 27। बताइए। आप कहेंगे जी ये जाएगा 27 दूनी के 54 और दशमलव आ जाएगा, और 27 चौके के 108। बहुत ही बढ़िया।
2.4 इस सवाल का आंसर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू। और आपसे पूछा है टोटल सीपी, क्रय मूल्य पूछा है मित्र, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 25x, 25x क्रय मूल्य है। तो 25 का गुणा हम 2.4 से कर देंगे, 24 पंजे 120, 24 दूनी 48 और 12 60, 600 आएगा। लेकिन एक अंक बाद दशमलव होने से ये तो कोई कम काम की नहीं रह जाएगी और इस सवाल का आंसर आ जाएगा 60। कैलकुलेटिव था, कॉन्सेप्ट इसमें इतने कोई गहरे थे नहीं, लेकिन हाँ कैलकुलेशन बड़ी लंबी करवा रहा है। पहले संख्या को दर्जन में बदलवाया, फिर गुणा भी बड़ा टिपिकल है, 13.5 गुणा 4.8, फिर हमने 64.8 विक्रय मूल्य निकाला, फिर विक्रय मूल्य के बाद रेशो सेट करके क्रय मूल्य निकाला। लेंथी बहुत है, टाइम कंज्यूमिंग है। ऐसा एक सवाल तो पेपर में ही आएगा जो तुम्हारा टाइम खाएगा। खैर बात, ए बी और सी तीन लोग हैं, अकेले अकेले काम को 10 12 और 15 दिनों में करते हैं। ए बी और सी तीन लोगों की कहानी है। ए करता है 10 दिन में और बी करता है 12 दिन में और सी करता है मित्र 15 दिन में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तुम्हें सिखाया है, और मेरे भाई जिन भी लोगों की मैथमेटिक्स अगर वीक है तैयारी कर लो कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैंने 4th ग्रेड की पूरी कंप्लीट वीडियोस डाली हुई हैं। 41 पार्ट में हमने उसे असेंबल किया है। 41 वीडियो को आप दोगुने की स्पीड पे भी देखोगे तो 20 घंटे का पूरा कोर्स है। आप उससे जाएं और उसका फायदा उठाएं। और हाँ, जिन लोगों को गणित आती है सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, नई नई वेरिएशन नई नई वैरायटी की उन्हें डिमांड है कि नए सवाल कहाँ से मिले, उनके लिए बेस्ट प्लेस बताता हूँ, आंसू जी की ट्रिक पर जाएं, के सर सर्च करें। और मैंने उसमें मैराथन ले रखी है 8 से 9। एक बार उन मैराथनों का विजिट करें, दिल गार्डन गार्डन ना हो जाए तो कहना। कमेंट सेक्शन खुला है, आप जो मर्जी है वहां बोल सकते हैं। 10 12 और 15 फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे मेरे भाई टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए इन तीनों का एलसीएम लेते हैं, 60 आएगा। 10 छिका के 60 हो जाएगा, 12 5 के 60 हो जाएगा और 15 चौके के 60 हो जाएगा। ये कहलाती है मित्र एक दिन का काम। 1 डे वर्क एक दिन की क्षमता कहलाती है। इसका मतलब है ये लड़का एक दिन में 6 पत्थर लगाएगा, ये 5 पत्थर लगाएगा और ये 4 पत्थर, और हमारे काम में टोटल कितने पत्थर हैं 60 पत्थर है। सवाल कहता है कि अगर वे एक साथ मिलकर काम करें तो काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। मैंने बताया हुआ है कि कभी भी अगर दिनों की संख्या निकालनी है तो टोटल काम को हम ऊपर रखते हैं और जिन भी कारीगरों से मुजस्समा बनवाना है उन कारीगरों को नीचे पटक देते हैं। आप कहेंगे जी बहुत ही बढ़िया, टोटल काम है 60 और एक की क्षमता कितनी है मेरे भाई, एक की क्षमता है 6, बी की क्षमता है 5 और सी की क्षमता है जी 4। आप कहेंगे बहुत बढ़िया, 6 और 4 10 और 5 15 और 60 में मेरे मित्र जब हम 15 से भाग लगाएंगे तो इस सवाल का मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए 4 दिन। ऑप्शन नंबर C4 चित्तौड़गढ़ इस सवाल का राइट आंसर है। 4 दिन इज द राइट। अच्छा है सवाल, हमारे लेवल के ये ठीक है। अब ये तो सिंपल है लेकिन इस सवाल को तो कंप्लीट दिया नहीं गया, इसमें एरर है ना, इसमें एरर है, पता ही नहीं लग पा रहा। 50 पेनों का क्रय मूल्य पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर, पता नहीं लग पा रहे, एरर का सवाल है। ठीक है, ए बी और सी ये 3 विद्यार्थी हैं और इनकी एवरेज आयु 18 साल है। भाई अगर एवरेज 18 है तो भारत का बच्चा बता देगा कि तीनों का टोटल योग होगा 18 तिया के 54, क्योंकि 3 जने और एवरेज 18 है तो टोटल कितना आ जाएगा 18 तिया के 54 आ जाएगा। ए और बी की आयु क्रमशः 20 साल और 18 साल है, तो मेरे भाई ए 20 साल का है और वंदना नाम की जो लड़की है वो 18 साल की है। तो 20 18 और सी इन तीनों का योग मैं अभी बता चुका हूं कि 54 है। तो सी का योग कितना आ जाएगा, 20 और 18 38 होते हैं, तो 54 में से 38 जाएगी मित्र, 38 और 4 44 और 10 54, 14 और नहीं सॉरी 16, 8 और 6 14, 16 साल की होगी। कौन सी लड़की, चंचल लड़की। तो हमसे चंचल की आयु पूछा है, ऑप्शन A4 अलवर इज द राइट आंसर। गजब का सवाल। एक दुकानदार ने 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचा। इस सवाल की एक तरीका तो यह है कि डायरेक्ट ही कर देते हैं, x स्क्वायर बट्टे 100 जो गिवन है उसका स्क्वायर कर देते हैं, 20 का स्क्वायर कर देंगे और 100 से भाग लगा देंगे। 20 का स्क्वायर 400 होता है और 400 में 100 से भाग लगाएंगे, 4% इस सवाल का आंसर आ जाता है। और हानि के लिए ये आता है मित्र, 400 में 100 से भाग लगाएंगे 4%। दूसरा तरीका जो कि बिल्कुल बुनियाद है,
सेकंड वे इस सवाल का क्या होता है मेरे भाई? तो सेकंड वे होता है जी इस सवाल का, एक पर 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि है। मेरे भाई मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि एक दुकानदार ने दो टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचा, सेलिंग प्राइस इस सवाल में समान है। सेलिंग प्राइस कैसी है जी? समान है। विक्रय मूल्य समान है। बोलो हाँ या ना। आप कहेंगे जी बात में दम है। सवाल कहता है कि पहली वस्तु पर 20% का लाभ हुआ। इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं मित्र, क्योंकि वस्तुओं की संख्या अगर 3 हो गई तो फिर ये तरीका फेंपड़ा निकाल के बैठ जाएगा बाहर, 3 पे ये काम नहीं करेगा। वस्तुओं की संख्या 4 हो गई तो काम नहीं करेगा। तो एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, थोड़ी देर लगेगी। पहली वस्तु को 20% के लाभ पर, 20% की वैल्यू 1/5, 5 का आइटम 6 में चला जाएगा। ये क्रय मूल्य कहलाता है, भारत का बच्चा बच्चा जानता है। और ये सेलिंग प्राइस कहलाता है, 1 रुपए की प्रॉफिट है। सेकंड जो आर्टिकल है उस पर तुमने कहा है कि 20% की घाटा है, 1/5, 5 का आइटम 4 पर चला जाएगा। लेकिन इस सवाल में तुम्हें एक बात समझने जैसी है कि सेलिंग प्राइस सेम है, विक्रय मूल्य सेम है। अगर मेरे मित्र, अगर विक्रय मूल्य इस सवाल में सेम है तो क्या तुम्हारा इतना फर्ज नहीं कि तुम्हें एक बार देखना चाहिए कि भाई विक्रय मूल्य तो 6 और 4 आ रहा है, जबकि विक्रय मूल्य सेम कह रहे हो, तो आपको ये सेम करना चाहिए। तो सेम करने के लिए मित्र यहां हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और यहां हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। आप कहेंगे जी 5 दूनी के 10 आ जाएगा और 6 दूनी के 12 आ जाएगा। यहां करेंगे मित्र तो 5 तिया के 15 और 4 तिया के 12 आ जाएगा। किसी को कोई एलर्जी नहीं होनी चाहिए। 3 वस्तुएं होती तो तीनों के विक्रय मूल्य में समान करता। अगर पूरे सौदे को देखा जाए तो पूरा सौदा कितने में आया? 25 में। और पूरा सौदा कितने में बिका? 24 में। पहली वस्तु 10 में आई और 12 में बिकी, दूसरी वस्तु 15 में आई और 12 में बिकी। दोनों के विक्रय मूल्य आप देख सकते हैं समान हैं। तो टोटल आइटम 25 में आया और 24 में बिका। इट मीन्स एक का गच्चा खा गई। कितने पर? 25 पर। और गुणा करेंगे 100 से। 25 चौकी की 100 और 4% का घाटा आ जाएगा। यस, 4% लाभ नहीं जी, 4% घाटा होगा। यहां भी मैंने बताया हुआ है कि 4% का घाटा है और यहां भी मैंने बताया हुआ है 4% का घाटा है। तीसरा सवाल का तरीका ये हो सकता था कि डायरेक्ट लगा दें a + b + ab/100। ये एक तरीका हो सकता है, ये भी आप जानते हो। तरीके सारे अच्छे हैं, कोई तरीका खराब नहीं है मित्र। ये 20% फायदा है, अगली पर 20% घाटा है, प्लस 20 गुणा -20 डिवाइडेड बाई 100। जी बहुत बढ़िया। 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 400 आ जाएगा। 0 से 0, 2 दूनी के 4। आंसर क्या आ जाएगा जी? -4। -4 का मतलब है 4% घाटा। तरीके सारे बढ़िया होते हैं, समय आने पर कौन सा तरीका चूज करना है वही विद्यार्थी सफल होता है। क्लियर है? ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है 3:5 है। देखो इससे ज्यादा सिंपल क्या ही हो सकता है। ए और बी 2 बहन भाई हैं, 3 और 5 का रेशो है। आप कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है, क्या मैं इसे 3x और 5x मान लूं? अब सवाल कहता है कि जो बी की आयु है वो 40 वर्ष है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो बी 5x का है और आप कह रहे हैं कि बी तो 40 साल का है। तो यहां से x का जो मान आ जाएगा 5×8 के 40 आ जाएगा। x की वैल्यू 8 है मित्र, तो a की आयु आप कहेंगे 8 तिया के 24, 3 गुणा 8, 24 साल की होगी अंजना। ऑप्शन नंबर D4 डूंगरपुर इज द राइट आंसर। किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर के 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है। इस तरह के तमाम सवाल मैंने आपके लिए कराए हुए और आपको पता है कि इस तरह के सवालों को हल करने की जो सबसे बढ़िया जुगाड़ है वो है जी ट्री मेथड। 10% की वैल्यू होती है 1/10। अगर 2 साल का खेल है मित्र तो प्रिंसिपल को हम क्या मान लेते हैं? 10 का स्क्वायर कर देते हैं 100x। 10% का मान 1/10, नीचे की संख्या का स्क्वायर कर लो। अगर नीचे 8 होती तो मैं प्रिंसिपल 64 मानता, अगर नीचे 5 होती तो मैं प्रिंसिपल 25 मानता। मानने को तुम कुछ भी मान सकते हैं, ये और क्लियर कर लो, लेकिन अच्छी संख्या मानेंगे तो सिंपली सवाल निकल के आ जाएगा। यहां मानने को तो मैं मान लेता 15 तो भी आंसर आता, केवल x मान लेता तो भी आंसर आता। तरीके बदल देने से आंसर नहीं बदलते, लेकिन तरीके बदल देने से कठिनाई और सरलताई का फर्क जरूर पड़ता है, आप ये जानते हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मेरे भाई? देखिए सबसे पहले हमने रेट पूछी 10%। 10% की वैल्यू 1/10 है।
नीचे की संख्या का स्क्वायर 100 होता है, हमने मान लिया 100। मैंने कराया हुआ है ये एप्लीकेशन पर, और हर जगह जहाँ भी मैंने और तैयारी कर लो पर भी कराया हुआ है। सीआई पे मैंने 4 पार्ट लिए हैं शायद। तो ये पहली साल रेट 1/10 है, और यहाँ पर भी रेट कितनी है मित्र, 1/10 है। तो ये आ जाएगी 10x, और अगेन ये भी आ जाएगी जी 10x। आप कहेंगे जी बहुत बढ़िया। अब इस पर मैं तुमसे कहूंगा कि बेईमानी करो, ये सब बताया हुआ है, कॉन्सेप्चुअली है ये सारा कुछ। ये 1x आ जाता है। अब सवाल कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपए है, तो ये डिफरेंस ये रहा, यही तो होता है डिफरेंस। तो डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, 40 है, तो इसका मतलब है एक्स का जो मान दे रखा है वो 40 दे रखा है। और हमसे पूछा है प्रिंसिपल, तो अब आप तो देख के ही बता दोगे। प्रिंसिपल जो हो जाएगा मित्र वो हो जाएगा 100 गुणा एक्स। 100 गुणा 40 का मतलब है 4000। ऑप्शन नंबर ए फॉर अलवर इज द राइट आंसर। इस सवाल का दूसरा तरीका क्या होता है, डी बराबर PR स्क्वायर बट्टे 100 का स्क्वायर। एक तरीका ये भी होता है। ये भी कहाँ से निकल के आता है, यहाँ से निकल के आता है, इसका मैंने प्रूफ बताया हुआ है। तो हमसे कहा है कि जो डिफरेंस है वो 40 है। P कितनी है जी, प्रिंसिपल हमें पता नहीं। R कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 गुणा 10 आएगा, और नीचे किसका स्क्वायर करेंगे जी 100 का, तो 100 गुणा 100 आएगा। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट होंगी। P 100 कैची गुणा करेगा, 40 का गुणा 100 से होगा, 4000 इस सवाल का आंसर आएगा। ए फॉर अलवर इज द राइट आंसर। तरीके बदल देने से आंसर नहीं बदलते। एक पेड़ की ऊंचाई में 1/8 गुना वृद्धि होती है। मित्र अगर 1/8 नहीं कहता तो 12.5% कहता। ये तो सुभान अल्लाह के 1/8 कहा। अगर नहीं कहता 1/8 तो उसे 12.5% कहता। मेरे मित्र 12.5% का मान होता है 1/8। वृद्धि का मतलब है 8 से 9। अगर 2 साल का खेल है तो अगेन 8 से 9, 8 से 9 और 8 से 9 2 बार करेंगे तो 8 के 64 आ जाएगा, और 9 नाम के 81 आ जाएगा। ये हो जाएगी प्रारंभिक, और ये हो जाएगी जी 2 साल के बाद की। इन सवालों के लिए रेशो सबसे बेस्ट वे है। 64x पेड़ की प्रारंभिक ऊंचाई होगी 2 वर्ष पहले, और ये 2 वर्ष बाद 81x होगी। सवाल कहता है कि पेड़ की जो वर्तमान ऊंचाई है वो 64 है, तो बताइए 2 वर्ष बाद कितनी होगी। आप जानते हैं ये प्रारंभिक के लिए आता है, और आप ये जानते हैं कि अंतिम के लिए आता है। आप कहेंगे जी बात तो सही है। अब प्रारंभिक की वैल्यू 64 की 64 ही दे रखी है, तो इसका मतलब है जी जो 64x है प्रारंभिक मान वो 64 के बराबर है। x की वैल्यू, आप कहेंगे जी x की वैल्यू 1 है, तो 81x की वैल्यू 81 हो जाएगी। सिंपल सवाल है, बिल्कुल सिंपल है, विदाउट पेन और पेपर के भी हो सकता था। ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। मित्र ये इंस्टॉलमेंट का सवाल है। इंस्टॉलमेंट का सवाल पेपर में आ सकता है, इस बात के चांसेस भले कितने भी प्रतिशत हों, लेकिन इसे इग्नोर करना मेरे हिसाब से एक मनुष्य के लिए और एक एस्पिरेंट के लिए ठीक नहीं होगा। इस तरह के सवालों को करते कैसे हैं, मैं तुम्हें मोटी मोटी बातें कुछ बताता हूं। एक व्यक्ति 9000 रुपए इस शर्त पर उधार लेता है कि उधार दी गई धनराशि को 1000 रुपए की मासिक 10 किस्तों में, मेरे भाई 1000 रुपए की मासिक 10 किस्तों में, तो टोटल जमा फिर वो कितने कर देगा। आप कहेंगे जी जो टोटल जमा कर देगा वो कर देगा 1000 गुणा 10। इसका मतलब है जी 10,000 रुपए जमा कर देगा। आप बात समझ पाए। 1000 रुपए की मासिक किस्त बांध लेता है तो 10 किस्तों में 10,000 जमा कर देगा, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और जबकि पैसे उधार लेकर आया था 9000 और जमा कर दिए 10,000, तो भारत का बच्चा बच्चा ये बता देगा कि जो सिंपल इंटरेस्ट भरी होगी इसने वो भरी होगी जी 10,000 माइनस के 9000। क्लियर है भाई। इस आदमी ने ब्याज कितनी भरी होगी, 1000 भरी होगी। अब ये सवाल की बुनियाद तो इसकी बिल्कुल अलग है, लेकिन मैं फिलहाल बुनियाद पे नहीं जा रहा, मैं सिर्फ हल बता रहा हूं। अब देखें, सबसे पहले ब्याज किस पर लगी होगी, 9000 पे। मैं तुम्हें मोटी मोटी बात समझाने की चेष्टा करता हूं। सबसे पहले ब्याज लगी होगी 9000 पे, फिर 1000 रुपए चुका दिए होंगे तो फिर लगी होगी 8000 पर, फिर लगी होगी 7000 पर, फिर लगी होगी 6000 पर, फिर लगी होगी 5000 पर, फिर लगी होगी 4000 पर, और फिर लगी होगी 3000 पर, फिर लगी होगी 2000 पर, फिर लगी होगी 1000 पर, और ये चुकाने के बाद फ्री हो गई। अगर हम इन सबको जोड़ें तो देखो 9000 और 1 10,000, 8000 2 10,000, 7000 3 10,000, 6000 और 4 10,000, 40 और 5 45,000। तो ये टोटल जो रकम है जिस पर ब्याज लगी है वो 45,000 पे लगी है। पहले साल 9000 पे, फिर 8000 पर, बस खत्म।
अब ये महीने का गणित है, मासिक है ना, महीने का गणित है। ओके जी, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे। सिंपल इंटरेस्ट बराबर P गुणा RT बट्टे 100। सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है 1000 आपने भरी है। इस सवाल में जो प्रिंसिपल का रोल प्ले करेगा वो 45,000 प्ले करेगा। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा लंबा है लेकिन फिलहाल हम मोटा समझ लेते हैं। प्रिंसिपल 45,000, मासिक किस्त है तो महीना का मतलब है 1, और महीने में नहीं ले सकता तो महीने को हमने साल में कन्वर्ट कर लिया। मास का मतलब है महीना, महीने को कहते हैं 1 महीना, और 1 महीने को साल में कन्वर्ट कर लिया 12 से भाग लगाकर। और दर के बारे में पूछूं तो दर हमें पता नहीं, नीचे आ जाएगा 100। आप समझे मेरी बात, क्लियर है। प्रिंसिपल 45,000 रुपये, टाइम पीरियड 1 महीना है, दर R बट्टे 100 हो जाएगी। आप कहेंगे जी बात में दम है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 0 से 0 कट जाएगी, 5 से ये 9 बार कट जाएगी, और 5 से ये 20 बार कटेगी। आप कहेंगे जी बात तो ठीक है मेरे भाई। 3 से ये 3 बार कटेगी, और 3 से ये 4 बार कटेगी। 4 कैंची गुणा 20 से कर लेगा, 80 आ जाएगा, और 3 नीचे आ जाएगी मेरे भाई। आप कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। और ये R आ जाएगा। 80 बट्टे 3 को हल करेंगे, 3 दूनी 6, 3 के 18, 26 सही, 2/3% इस सवाल का आंसर आएगा। ये सवाल अच्छा है। 26 राइट, 2/3% इज द राइट आंसर। 10 वर्ष के लड़के को अपने पिता से 50,000 रुपए प्राप्त हुए। उसने ये रुपए लिए, और उसने उसके पिता नहीं रहे, सॉरी टू से, लेकिन उसने ये पैसे लिए और एक ट्रस्ट को जमा कर दिए। ट्रस्ट यह धन 4% वार्षिक ब्याज पर दे दिया। ओके, तो मेरे मित्र मैं तुमसे पूछता हूं कि 50,000 रुपए पर 4% की दर से प्रिंसिपल कितना है भाई? 50,000 है। 50,000 रुपए पर रेट कितनी है? 4%। और टाइम पीरियड की बात करें तो देखो, लड़का 10 साल का है और बात हो रही है 18 साल तक। तो इस लड़के के जो पैसे जमा रहे, मैं उम्मीद से कह सकता हूं कि 10 साल में और 18 साल में 8 साल का गैप है। तो इन 8 सालों में इस लड़के को कितना ब्याज मिला? ट्रस्ट को, ट्रस्ट ने उठाए पैसे किसी के लिए, तो इसे ब्याज मिला होगा कितना जी? आप कहेंगे P गुणा RT बट्टे 100। आप कहेंगे जी बहुत बढ़िया, 50,000 गुणा 4 गुणा 8 बट्टे 100। बोलो हाँ या ना। 5 चौके के 20 और 20 अट्ठे के 160, 16,000 रुपए की ब्याज मिली है। आप तो कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है। अब इससे 16,000 रुपए ब्याज ही ब्याज के प्राप्त होंगे। आप कहेंगे जी बिल्कुल होंगे। अब सवाल ये है कि ट्रस्ट ने ये पैसे उठा दिए होंगे किसी के लिए, या फिर ये मान लो कि ट्रस्ट पर जो ब्याज चल रही है 16,000 की चल रही है 8 सालों में। इसका मतलब है 8 सालों में ट्रस्ट इस लड़के को 16,000 रुपए की ब्याज देगा, क्योंकि उसने ये पैसे लिए हैं। लेकिन मित्र वो ट्रस्ट का ये काम है कि उस बच्चे की परवरिश वो करता है, तो उसके लिए महीने के महीने पैसे भेजता है। कैसे भेजता है भैया? 1200 रुपए प्रति वर्ष के भेजता है। तो इसका मतलब है 8 साल में इसने कितने रुपए ले लिए होंगे? 8 साल में आप कहेंगे जी 8 साल में इसने जो पैसे वापस ले लिए होंगे लड़के ने, वो ले लिए होंगे 1200 गुणा 8। हर साल 1200 रुपए ट्रस्ट इसे देता है, 12 अट्ठे के 9600। तो 9600 रुपए इस लड़के ने ले लिए होंगे ट्रस्ट से। क्लियर है? ट्रस्ट का काम है कि पैसे उधार किसी से लेता है और किसी को दे देता है। तो इस लड़के को जब पैसे की जरूरत पड़ती थी हर साल, तो 1200 ले आता था, तो 8 साल में 9600 ले आया। दूसरी बात, ट्रस्ट का जो खर्चा है भाई, ट्रस्ट इस व्यवस्था को कर रहा है, तो कुछ बैंक भी तो अपना टैक्स लेती है, कुछ खर्चा वो भी तो लेगा। तो ट्रस्ट का जो खर्चा है वो 300 रुपए वार्षिक है। तो 8 साल में ट्रस्ट ने कितने रख लिए? 8 साल में ट्रस्ट ने भी तो लिए पैसे, कितने जी? 300 मल्टीप्लाई 8, 2400 रुपए ट्रस्ट ने रख लिए। भाई बात समझना, 9600 ले आया और 2400 ट्रस्ट ने रख लिए। 6 और 4 10, 9 2 11 और 1 12। कुल जमा बात इतनी है जी कि इन 8 सालों में 12,000 तो इसके पास आ ही गए। कैसे? देखो भैया, 9600 तो ये नगद ले आया, खर्चा हुआ ट्रस्ट का वो भी तो इसी को देना है भाई। ट्रस्ट इसके पैसे की रख रखाव करता है, ट्रस्ट इसे समय पर पैसे भेजता है, विश्वास है ट्रस्ट पर, तो भाई उसके भी तो कर्मचारी लगे हैं। इसका मतलब है 12,000 तो इनडायरेक्टली ले लिए इसने। तो रिमेनिंग जो ब्याज बची, शेष ब्याज जो ट्रस्ट के ऊपर बची है, उसकी ब्याज बन रही थी 16,000। 16,000 में से 9600 ले आया,
2400 ट्रस्ट ने रख लिए, तो 12,000 रुपए कुल मिला के इसके कट गए, तो कुल मिला के ट्रस्ट के ऊपर इसका कितना पैसा बच गया? 4,000। 4,000 रुपए तो ब्याज के बच गए, 50,000 इसने जमा किए थे। अब ये चाहता है कि मैं 18 साल का हो गया, जीवन के बारे में मैं डिसीजन ले सकता हूं। तो टोटल अगर ये पैसे वापस निकालेगा तो इसे पैसे वापस मिलेंगे भैया। ट्रस्ट इसे कहेगा कि 50,000 तो तुम्हारे ये पकड़िए जो तुमने हमें दिए थे रखने के लिए, और कट पिटा के तुम्हारे हमारे ऊपर ब्याज के बच रहे हैं 4,000। हालांकि ब्याज तुम्हारी 16,000 होती है, लेकिन तुमने महीने के महीने हमसे पैसे भी तो लिए हैं। तो ट्रस्ट इसे 54,000 वापस करके दे देगा। और D4 डूंगरपुर इस सवाल का राइट आंसर होगा। गजब का सवाल था। कितने समय में टाइम पीरियड पूछा है मेरे मित्र, हमसे प्रिंसिपल हमें नहीं पता, प्रिंसिपल हमने मान लिया 100 रुपए, ये मान लिया। इस तरह के सवालों में मान लिया जाता है। एक्स भी मान सकते हो, लेकिन सिंपलीफाई करें ना यार, क्यों कठिनाई करनी है। रेट आपको पता है कितने प्रतिशत है जी? 5%। 40% की वृद्धि हो जाती है। आप ये जानते हैं कि 100 का 40% निकालेंगे तो 40 रुपए निकलेगा। वृद्धि कह लो या ब्याज कह लो या लाभ कह लो, तीनों बातें एक ही हैं। आपको मैंने ये भर भर के बताई है। इसका मतलब 100 रुपए पर 5 साल में 40 रुपए ब्याज के बन जाते हैं। आपसे रेट पूछी है तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो। सिंपल इंटरेस्ट बराबर P गुणा RT बट्टे 100। आप कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है। प्रिंसिपल आपने 100 माना है, रेट आपको पता नहीं, टाइम पीरियड रेट आपको पता है 5% है, टाइम पीरियड आपको पता नहीं, ये बराबर में साधारण ब्याज रख ली। साधारण ब्याज कहो, वृद्धि कहो, लाभ कहो, एक ही बात है। तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी? 8 साल। 5 8 के 40। ऐसा कितने सालों में हो जाएगा? 8 सालों में हो जाएगा। एक परीक्षा में अंशुल करके कोई नाम नहीं होता, अंशुल होता है। अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुने अंक प्राप्त करे, ठीक है। इंग्लिश में जो अंक हैं वो जस्ट डबल हैं विज्ञान के अंक के। इसका मतलब है इंग्लिश और विज्ञान का अगर मैं रेशो बताऊं तो इंग्लिश और विज्ञान का जो रेशो होगा वो 2:1 होगा। अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुने प्राप्त करे हैं। इसका मतलब है इंग्लिश में उसने 2x और विज्ञान में 1x। विज्ञान तथा गणित में उसने कुल प्राप्तांक 180 थे, ठीक है। अंग्रेजी, विज्ञान और गणित तीनों विषयों में कुल प्राप्तांक, इंग्लिश प्लस विज्ञान प्लस मैथ, तीनों के जो कुल अंक है वो 180 है, ये भी ठीक है। गणित में उसके प्राप्तांक, हाँ अंग्रेजी और गणित, ठीक है जी। इंग्लिश तथा गणित, ओके, इंग्लिश और मैथ में उसके जो प्राप्तांक हैं वो कितने मेरे मित्र? 2:3 है। अच्छा सवाल है। अंग्रेजी और गणित में उसके प्राप्तांक 2:3 है, ठीक है। मेरे भाई मैं आपसे एक बात पूछूं, इंग्लिश और विज्ञान का रेशो कितना है? 2:1 है। देखो इस तरह के सवालों में एक बात देखें, कॉमन क्या है? इंग्लिश है, कॉमन इंग्लिश है, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी। इंग्लिश की वैल्यू यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, तो फिर ये सवाल में कुछ भी नहीं करना। इंग्लिश, मैथ और विज्ञान का डायरेक्ट रेशो सेट करके दे देता हूं, 2 3 और 1, ठीक है। अगर कॉमन की वैल्यू सेम नहीं होती है तो हम सेम करते हैं। आपको पता होगा ये तरीका, मैंने बताया है यूट्यूब पर, एप्लीकेशन पर, इस पर कोई सैकड़ों सवाल कराए हैं। 2x 3x और 1x, टोटल देखा जाए तो 3 2 5 और 1 6x। टोटल नंबर कितने हैं जी? 6x। और आप कहते हैं कि टोटल जो नंबर है तीनों विषयों के 180 है। x का जो मान आएगा, x का मान आ जाएगा जी 30। अगर तुम मुझसे इंग्लिश के पूछोगे तो 30 दूनी के 60 बोलूंगा, मैथ के पूछोगे तो 30 तिया के 90 बोलूंगा, और 30 एकम के 30 बोलूंगा। अगर विज्ञान के पूछोगे तो तुमसे पूछा गया है कि विज्ञान के अंक कितने हैं, तो 30 इज द राइट। क्लियर है? ओके। आप कहेंगे जी बात में दम है। किसी कारखाने में, इस सवाल को आप पढ़ो एक बार, किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33/1/3%, दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 50% है। बिल्कुल ठीक है। 33/1/3% की वैल्यू भारत देश का बच्चा बच्चा जानता है, और 50% की वैल्यू भी पूरे राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है। 2 कर्मचारी हैं, अंजना का 33/1/3% मतलब है 1/3, और वंदना का 50% मतलब है B का 1/2।
मैंने 2 कर्मचारी मान लिए, एक का नाम अंजना, एक का नाम वंदना। यहां से अगर हम रेशो सेट करें मित्र तो A/B का जो मान हो जाएगा 3 उधर पहुंच जाएगी और 2 नीचे आ जाएगा। अंजना और वंदना का जो रेशो निकल के आया है मित्र वो निकल के आया है 3:2। 2 कर्मचारी हमने मान लिए। अनुपात को नंगा नहीं लिखते ऐसा बुजुर्ग कह के गए हैं, तो ये 3x और 2x हो गया। सवाल ये है कि जो दूसरा व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति इन द सेंस वंदना, वंदना प्रतिदिन 1500 पेज बनाती है, इसका मतलब है 2x का जो मान है ना मित्र वो 1500 के बराबर है। x का जो मान आ जाएगा 1500 डिवाइडेड बाई 2, 750 आ जाएगा। 1500 कट जाएगी ना 2 से भैया। तो अंजना कितने पेज बनाती है क्या आप बता सकते हो? आप कहेंगे जी 3 गुणा 750, 7 तिया के 21, 5 तिया के 15, 2250 इस सवाल का आंसर आना चाहिए। अंजना जो पेज बनाएगी वो बनाएगी जी 2250। ऑप्शन नंबर डी फॉर धौलपुर इज द राइट आंसर। गजब का सवाल, टॉप का सवाल, धुआं धुआं कर दे अगर पेपर में आ जाए तो। ये बात सच है। 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। हमने मान ली पहली संख्या 3 है और दूसरी संख्या 4 है। मैं कह चुका हूं जब संख्या अनुपात में लिखें तो आप समझ लेना कि इनका HCF इनसे जुदा कर दिया गया है और HCF का नाम हरिशंकर मान लिया हमने। इन सवाल का जो मासा होगा वो होगा जी H। अगर मैं इस सवाल का तुमसे लासा पूछूं तो आप ये जानते हैं कि इस सवाल का जो लासा होता है, आंसू जी की ट्रिक पर मैंने मैराथन ले रखी है, वो होता है जी HCF गुणा सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो इस सवाल का जो LCM आएगा जी वो आ जाएगा 12H। एनी प्रॉब्लम? आप कहेंगे जी नो प्रॉब्लम। अगर मैं तुमसे पूछूं पहली संख्या क्या होगी तो पहली संख्या 3H आ जाएगी और दूसरी संख्या 4H आ जाएगी। इनके पुत्र का नाम H आ जाएगा और इनके पिताजी का नाम 12H आ जाएगा। पहली संख्या 3H, दूसरी संख्या 4H आ जाएगी। H का मतलब है HCF। ये पूरी गणित मैंने तुम्हें बहुत गहरे में जाके बताई है। सवाल कहता है कि उनके लघुत्तम और महत्तम का गुणनफल 2080 है। मेरे भाई सवाल कहता है कि LCM और HCF का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इस सवाल का आंसर आना चाहिए 2080। आप कहेंगे जी बिल्कुल यही आएगा। LCM जब हमने निकाला तो ये 12H निकल के आया और HCF तो तुम्हें पता ही है कि H है, तो ये 2080 के बराबर है। आप कहेंगे जी बहुत बढ़िया। यहां से H² का जो मान आएगा जी वो आ जाएगा 2080 डिवाइडेड बाई 12। 12 एकम के 12 और 8 बची, 12 छिक्का के 72 और 12 नम्मा 108। सही है। आप देखें 12 एकम 12, 8 बची और 12 छिक्का की 72 और 10 बची। क्लियर है? 12 नम्मा 108। देखो एक बार सही काटा है क्या मैंने? 12 और एकम 12, 8 बचती है, 88 होगा। 12 छिक 72, 12 सत्ते 84 है। गलत कर दिया क्या? एक बार इसे हल्की करें। 2 से काटें, 2 से 10 बार, 2028। ओके जी 2028। 80 नहीं है मेरे मित्र, ये 2028 है। आप कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है, 2028 ये रहा। आप कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है। H² बराबर 2028 डिवाइडेड बाई 12। 12 एकम 12, अब सही है। 12 छिक 72, 12 नम्मा 108, 169 आ जाएगा H² का मान। अगर H² की वैल्यू 169 है तो H की जो वैल्यू आ जाएगी 13 आ जाएगी। ये गजब का सवाल है, एकदम टॉप क्लास। H की वैल्यू 13 आ गई मित्र। हमसे क्या पूछा? इन संख्याओं का योगफल पूछा है। पहली 3H है, दूसरी 4H है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 7H। 7H की वैल्यू निकाल दोगे 7 गुणा 13, 13 सत्ते के 91 इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर डी फॉर डूंगरपुर इज द राइट आंसर। टॉप सवाल। एक व्यापारी अपनी प्रत्येक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि इस मूल्य पर 20% छूट देने पर 25% का लाभ होता है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 432 है तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा? ठीक है मेरे भाई, इस सवाल के लिए मैंने तुम्हें कई रास्ते बताए हैं। एक रास्ता मैंने इस सवाल के लिए ये भी बताया है। मैंने कहा कि ये फॉलो कर लेना, टाइम ले सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन आंसर बहुत गजब का देता है। 20% छूट यहां होगी। 20% की वैल्यू 1/5, 5 से 4, और ये जो चीज है बीच में जो आती है वो MRP आती है और लास्ट में जो चीज आती है वो SP आती है, और ये आप जानते ही हैं कि CP आती है। 25% का लाभ है। लाभ के बारे में सोचते ही तुम CP और SP के बारे में पूछोगे। 25% की वैल्यू 1/4, 4 से 5 होती है।
सवाल कहता है क्रैमूल 432 है, तो ये 432 के बराबर है। कितने के बराबर है? 4x। 4x की वैल्यू 432 है, बोलो है कि नहीं। यहां से x की वैल्यू 4 एकम की 4, 4 अट्ठे के 32, 108। तो 5x की वैल्यू आप कहेंगे जी 5x का जो मान हो जाएगा 10 पंजे 100 पंजे के 500, 8 पंजे के 40, 540। अगर तुम मुझसे इस सवाल में ये पूछना चाहते हो कि SP कितना है, तो SP 540 है। अब देखो 4 का मान 540 के बराबर है। ये थोड़ा सा तुम्हें लंबा लग सकता है, लेकिन इस सवाल के तरीके बहुत हैं मेरे पास। x की वैल्यू 540/4, बोलो 4 एकम की 4, 4 तिया के 12, 4 पंजे के 20। x की वैल्यू 135, और x की वैल्यू 135 है तो 5x की वैल्यू गुणा करेंगे 5 से, 13 पंजे 65, 650, 55 25, कितना आ जाएगा? 675 आ जाएगा। ठीक है, 675 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ओके जी, एक तरीका इस सवाल का ये था, और दूसरा तरीका है वो भी ज्यादा सरल नहीं है मेरे भाई। उस सवाल में हमें 2 स्टेप करने पड़ते हैं, तो उसे रहने देते हैं। मैं तरीका बता देता हूं। देखो 20% छूट देने पर 25% लाभ होता है, तो 20% छूट का मतलब है 5 से 4, 1/5, 5 से 4। कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया ये हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं x से y। 20% की छूट है 5 से 4, और जहां तक लाभ का प्रश्न है तो 25% का लाभ है 1/4, 4 से 5। 5 इधर आ जाती है यहां पर, और 4 इधर आ जाती है, तो x और y इस सवाल का जो रेशो आ जाता है निकल के वो 16 और 25 आ जाता है। इसमें ये होता है CP और ये होता है जी MRP। ये क्या होता है? MRP। सवाल में क्या दे रखा है? क्रैमूल्य दे रखा है 432 दे रखा है, तो ये 16 के बराबर रख लेते हैं। 16x की वैल्यू है वो 432 के बराबर है। x की वैल्यू 432 डिवाइडेड बाई 16 है। 16 दूनी 32, 32 और 16 पंजे 80, 16 छक 100, 16 सत्ते 112, 27 आ जाएगा। क्लियर है? और 27 की गुणा अगर 25 से करेंगे तो 625 और 50, 625 और 50 675 ही आ जाएगा। आप ये जानते हैं, कैसे भी कर ले मेरे भाई, तरीके बदल देने से आंसर कभी नहीं बदले, किसी भी युग में नहीं बदले। एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 5% डिस्काउंट होना चाहिए, कमीशन का ये कोई बात नहीं है। यहाँ डिस्काउंट ज्यादा एक कॉन्सेप्चुअल वर्ड होगा मेरे हिसाब से, कमीशन नहीं, डिस्काउंट ठीक है। अंकित मूल्य पर 5% डिस्काउंट देना चाहता है और 10% लाभ कमाना चाहता है। ठीक है, ये सेम सवाल है। देखो डिस्काउंट कितना है? 5%। 5% का मान 1/20, 20 से 19। कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया नहीं पता। लाभ कितना चाहता है? तो 10%। 10% की वैल्यू 10 से 11, तो ये 20 इधर आ जाती है और 19 उधर पहुंच जाती है। तो x और y का जो रेशो आ जाएगा मेरे मित्र, वो आ जाएगा 190 अनुपात 11 दूनी 22, 220। 0 से 0 कैंसिल आउट हो रहा है तो कर दीजिए, 19 और 22 का रेशो आ जाएगा। क्लियर है मेरे मित्र? आप कहेंगे जी क्लियर है। यहां x क्रैमूल्य के लिए आता है, अभी जो किया था ये CP है और ये MRP है। बोलो है कि नहीं? आप कहेंगे जी बिल्कुल है। 19x और ये 22x। क्रैमूल्य दे रखा है 95, तो आप जानते हैं 19x की जो वैल्यू है वो 95 के बराबर है, तो x की वैल्यू 19 पंजे के 95। x की वैल्यू 5 है तो 22 पंजे के 110 इस सवाल का आंसर होगा, क्योंकि 22x की वैल्यू होगी 22 गुणा 5, 110 इज द राइट। तरीके कई है इस सवाल के, जो आपको आता है वो आप कर लेना, और मैंने तो ये 2-4 तरीके बताए हैं एप्लीकेशन पर, तो मैं उन्हीं पर काम थोड़ा सा करना पसंद करूंगा। और कंप्यूटर मुझे आती नहीं, मैंने कभी पढ़ी नहीं, मुझे कभी अच्छी लगी नहीं। हिंदी मुझे अच्छी लगती थी, कंप्यूटर में मेरा रत्ती भर रस नहीं, तो मैं तुमसे इस बाबत कोई बात नहीं करूंगा। जिन विद्यार्थियों की मैथमेटिक्स कमजोर है, मैं रिकॉल कर सकता हूं, उन्हें तैयारी कर लो पर के सर सर्च करने चाहिए और मुस्कुराना चाहिए कि आप तैयारी कर लो से पढ़ रहे हैं। गणित की क्लास में मैं आपकी खिदमत में पेश हो ही जाता हूं, और जिनकी गणित ठीक है और जिन्हें वैरायटी चाहिए, जिन्हें वेरिएशन चाहिए, तो उन बच्चों के लिए आंसू जी की ट्रिक का विजिट करें और वहां पर मैराथन ले रखी है, जरूर देखें। अगर तुम्हारी जीवन में उनसे परिवर्तन नहीं आया तो कमेंट सेक्शन को लाए, आप कुछ भी बोलने के लिए फ्री हो। फिर मिलूंगा किसी एक अन्य बात को लेकर किसी अन्य दिन। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, बाय।